ओके, आप मुझे क्लियरली सुन पा रहे हैं और देख भी पा रहे हैं? ओके, नाइस। तो हम 2 मिनट वेट करेंगे सभी लर्नर्स का एंड उसके बाद हम लोग आर्ट एंड कल्चर का ये पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? आज हम काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आज हम देखेंगे मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ओके? मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर, क्योंकि मौर्य जो है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है आर्ट एंड आर्किटेक्चर की फील्ड में, ठीक है? एंड इसके बाद यहाँ पे हम लोग मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर में स्तूप, पैलेसेस, पिलर्स, केव्स, स्कल्पचर्स, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज। सो 2 मिनट वेट करते हैं एंड उसके बाद हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है? स्वॉर्ड वाला क्या बताना है अंकिता? ओह, आई एम सो सॉरी, मैंने शायद अभी अपलोड नहीं किया है। आप लोगों ने डिस्कशन फोरम में देखा होगा, अभी मैंने अपलोड किया नहीं है वो, ठीक है? तो मैं आज अपलोड कर देती हूँ। हाँ आमिर, आप इसे अटेंड कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा हम लोग पैरेलली एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री का पार्ट भी डिस्कस करते रहेंगे, तो ये पार्ट आपका काफ़ी अच्छे से कवर होगा, ठीक है? ठीक है अंकिता, एक बार मैं अपलोड कर देती हूँ, आप उसको रीड कर लीजिए एंड देन उसके बाद हम लोग उसे डिस्कस करेंगे। डिस्कशन फोरम से आप डाउनलोड कर लीजिएगा जो भी पिक्चर्स में अपलोड करते हैं। दीक्षा, यहाँ पे इस पर्टिकुलर कोर्स में हम लोग जो सोर्स लेकर चल रहे हैं वो है CCERT की वेबसाइट और इसके साथ साथ यहाँ पे जो फाइन आर्ट्स की बुक है हमारी, ओके, क्लास 11th। ओके, तो हम सेशन स्टार्ट करें। कल हमने क्या कवर किया? कल हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन से जुड़ी हुई बहुत सी चीज़ें डिस्कस की और वो आर्टिफैक्ट्स किस तरीके से यहाँ पे उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को रिकंस्ट्रक्ट करने में हेल्प कर रहे हैं, ये भी हमने देखा, ठीक है? यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइनेशन पार्ट जो है, जो एंड होती है वो सिविलाइजेशन, उसके बाद कुछ सालों के बाद वैदिक पीरियड की शुरुआत होती है, ओके? वैदिक पीरियड कैसे? आप देखते हैं कि भारत में आर्य जो हैं वो वेस्ट साइड से, मतलब रशिया के नीचे की पहाड़ियों से आ रहे हैं और वो यहाँ पर जो इंडिजिनियस लोग हैं, जो भारत के इंडिजिनियस लोग हैं, उनके साथ कन्फ्लिक्ट्स में भी इन्वॉल्व होते हैं, ओके? आर्य जो थे उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? आखिर हम किसे सोर्स मानेंगे आर्य जो है उनकी स्टडी करने के लिए? वेद को। वेदों में जो मंत्र हैं वो इनडायरेक्टली हमें आर्य के बारे में बताते हैं, उन लोगों के बारे में बताते हैं। एंड यही वेद जो है वो ये भी बताते हैं कि ये आर्य एक जगह से दूसरी जगह हमेशा मूव करते रहते थे, यानी वो नॉमेडिक लाइफ जीते थे, वो पैस्टरल लाइफ जीते थे। जानवर उनकी असली संपत्ति होती थी, उनकी वेल्थ क्या है? उनके जानवर। जानवरों के लिए ही वो एक दूसरे से फाइट भी करते थे। जब ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे तो ये लोग एक तरीके से अगर खेती भी करते हैं तो खेती भी सेकेंडरी प्रोफेशन है और वो खेती भी इसलिए की जा रही है ताकि जानवरों के लिए चारा तैयार किया जा सके, फॉडर तैयार किया जा सके। अब यहाँ पे आप क्या देखते हैं, ऋग्वेद में ही हमारे पास एक वर्ड है जो है जन। आप यहाँ पे एक वर्ड देखेंगे ऋग्वेद में जो है जन। जन शब्द किस लिए यूज किया गया? एक्चुअल में जन जो शब्द है वो यहाँ पे ट्राइब के लिए यूज किया गया, जो एक जगह से दूसरी जगह हमेशा मूव करते रहती है। लेकिन यही जन जो है जब ये सेटल्ड लाइफ जीने लग गए, मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की बजाय एक जगह टिकने लग गए, वहां सेटल होने लगे, अपना पद
यानी अपनी कदम जो है वो वहां पर जमाने लग गए, तभी वो टेरिटरी जहां पर उन्होंने अपने पदों को जमाया, अपने पैरों को जमाया, वो सेटल हुए, वो टेरिटरी जनपद कहलाई। ठीक है, तो जनपद जो है यानी कि बहुत सी टेरिटरीज, यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारी जनपद थी, लेकिन उनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग जो जनपद थे वो सिर्फ 16 जनपद थे। 16 जनपदों को हम महाजनपद कहेंगे क्योंकि बाकी जनपदों से काफी पावरफुल होंगे। और उन्हीं महाजनपदों में सबसे स्ट्रॉन्ग उभर कर आया मगध। मगध ने आखिर क्या किया? मगध ने यहाँ पर बाकी के जितने भी यहाँ पे जनपद थे, महाजनपद थे, उनको एक एक करके कैप्चर किया और मगध किंगडम की जगह एक एम्पायर के रूप में सामने आया है। मगध में बहुत से डायनेस्टीज आई, जैसे कि हरण्यक डायनेस्टी, इसके साथ साथ आप यहाँ पे एक तरीके से शिशुनाग डायनेस्टी भी आप देख सकते हैं। उसके बाद नंद डायनेस्टी आप देखेंगे, एंड नंद डायनेस्टी के बाद आते हैं मौर्यन डायनेस्टी। और वो जो एम्पायर यहाँ पर मौर्य ने क्रिएट किया, वो एम्पायर भी उनके डायनेस्टी के नाम से ही फेमस है, इसी वजह से हम उन्हें कहते हैं, उसे कहते हैं मौर्यन एम्पायर। तो ये मौर्यन एम्पायर के जो फाउंडर थे, मतलब जिन्होंने इसको ऑब्वियसली इस्टेब्लिश किया, वो है चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य की हेल्प से उन्होंने ऐसा किया था। काफी डिफिकल्टीज से, काफी ज्यादा टेक्टिक्स अपनाकर यहाँ पे इस पूरे एम्पायर को क्रिएट किया गया था। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य को अगर आप देखेंगे तो वो यहाँ पे जैनिज्म को अपनाते हैं, अपनी बाद की जो लाइफ है उसमें वो जैनिज्म को अपनाते हैं और श्रवण बेलगोला में जाकर जैनिज्म के ही रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग सल्लेखना विधि एक तरीका होता है जिसके जरिए वो अपने जीवन को खत्म कर देते हैं। भूख से अपने जीवन को फिनिश कर देते हैं, लाइफ खत्म कर देते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आपको मौर्यन एम्पायर में बिंदुसार आते हुए देखने को मिलेंगे, जिन्होंने आजीविका सेक्ट को प्रमोट किया। आजीविका सेक्ट वाले कौन होते हैं? जो कहते हैं आज के जो कर्म है, आज के जो एक्शंस हैं, ना वो कल को बदल पाए, ना आज को बदल पाएंगे और ना ही आने वाले कल को बदल सकते हैं। जो भी है वो प्री डिफाइंड है, आपके एक्शंस कोई भी चीज को चेंज नहीं कर सकते हैं, तो जो होगा वो होकर ही रहेगा। तो ये आजीविका सेक्ट के लोगों का कहना है। वो बुद्धिज्म और जैनिज्म और इस तरह की फिलॉसफीज में विश्वास नहीं रखते हैं। ठीक है, भाग्य का लेखा जोखा है, जो होना है वो होकर ही रहेगा, आपके एक्शंस कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। बिंदुसार ने आजीविका सेक्ट को ही प्रमोट किया। बिंदुसार के टाइम में भी बहुत सारी केव्स वगैरह बनाई गई हैं, जो कि हम मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर में पढ़ेंगे, जो आजीविका सेक्ट को दान की गई थी। इसके बाद आते हैं अशोक। एंड जितना आर्ट एंड आर्किटेक्चर पार्ट आज हम लोग कवर करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं किसी तरीके से अशोक के पीरियड से ही जुड़ा हुआ है। ओके, अशोका दी ग्रेट शुरुआती लाइफ में बहुत ही क्रूअल रहे हैं वो, बाद में वो दी ग्रेट कैसे बने इसकी अपनी एक कहानी है। आज जो भी हम पढ़ेंगे उसी से अशोक के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इज इट क्लियर? ये सीक्वेंस समझ आ गया है, हम कहाँ पे हैं, हम इतिहास के कौन से फेज में हैं, जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके देन आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे जब हम मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो आपको दो तरह के आर्ट फॉर्म्स देखने को मिलेंगे। पहला होता है कोर्ट आर्ट। कोर्ट आर्ट मतलब कि जो कि राजा ने ऑर्डर किया होगा, राजा ने बोला होगा कि स्तूप बना दो, राजा ने बोला है पैलेसेस बना दो, राजा ने पिलर्स लगवा दिए। पॉपुलर आर्ट फॉर्म्स वो होते हैं जो कि राजा यहाँ पे कमांड नहीं करता है कि ऐसा करना है। पॉपुलर आर्ट फॉर्म्स आपको उस राजा की प्रजा में लोग करते हुए देखने को मिलेंगे, जैसे केव्स बनाना, मूर्ति वगैरह बनाना, ये सारी चीजें उस राजा की किंगडम में प्रजा के लोग करते हैं, वो पॉपुलर आर्ट फॉर्म्स है। तो हम मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और उसी तरह से पढ़ने वाले हैं, कोर्ट आर्ट एंड पॉपुलर आर्ट। ओके, सबसे पहले देखेंगे आखिर स्तूप क्या है, जो कि मौर्यन एम्पायर से अशोक के टाइम से ही, अशोक के टाइम से थोड़े से पहले से यहाँ पे स्तूप जो है उनका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है। आखिर ये क्या है?
कैसे इसको मतलब कैसे इसके बारे में पता लगाया जाए, ये क्या चीज है, व्हाट इज अ स्तूप, ये कुछ क्वेश्चंस के आंसर हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये कहाँ बिल्ड किए जाते थे, क्यों बिल्ड किए गए, इसका क्या स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर के वेरियस पार्ट्स की क्या इंपॉर्टेंस है, उसको थोड़ा सा देखेंगे। ओके, तो सबसे पहली चीज स्तूप क्या है। देखिए, बुद्धिज्म इस समय का बहुत ही पॉपुलर रिलीजन, या फिर हम कहें रिलीजन बनने में अभी थोड़ा समय लगेगा, हम कह सकते हैं बहुत ही पॉपुलर फिलॉसफी है जो कि लोग बहुत ज्यादा मात्रा में एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को ढाल रहे हैं। रिलीजन होता क्या है? रिलीजन इज वे ऑफ लाइफ। जीवन जैसे आप जीते हो वही तो धर्म है। अगर मान लीजिए मैं आपको कुछ अपनी फिलॉसफी सामने रखती हूँ, कुछ आइडियाज सामने रखती हूँ मैं आपके, ठीक है, एंड आप उन आइडिया से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं एंड फिर उन्हीं आइडियाज के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ को भी फ्रेम करते हो और उसी के अकॉर्डिंग जीना शुरू कर देते हो। तो मेरी फिलॉसफी आपकी लाइफ के जीने का आधार बन गई, यानी कि वो आपका धर्म बन गई। तो एक फिलॉसफी इस तरीके से रिलीजन का रूप ले लेती है। तो ऐसा ही कुछ बुद्धिज्म के साथ भी हुआ। गौतम बुद्ध आए, उन्होंने अपनी फिलॉसफीज को सामने रखा एंड उसके बाद आप यहाँ देखते हैं कैसे यही फिलॉसफी एक धर्म का रूप ले लेती है, लोग उसी के अकॉर्डिंग जीवन जीना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ जब गौतम बुद्ध की डेथ हुई तो आप देखेंगे कि उनकी जो अवशेष थे, अवशेष जैसे भी उनको क्रीमेट किया गया है, क्रीमेट के ज्यादा हम कह सकते हैं ऑप्शंस आपको मिलेंगे। तो जिस तरीके से उनको क्रीमेट किया गया उसमें बहुत से अवशेष उनके बच गए, ठीक है। आमिर, अगर मैं बुद्धिस्ट फिलॉसफी की बात करती हूँ तो वो एथिकल फिलॉसफी है, ठीक है, वो पॉलिटिक्स की बात नहीं करती है। एक तरीके से वो एथिकल फिलॉसफी की बात करती है, एथिकल फिलॉसफी है ये, ठीक है। पॉलिटिक्स की इतना कुछ हम बात नहीं करेंगे, इसमें इसके बारे में कोई जिक्र मिलता नहीं है शुरुआत में। बाद में चलकर बुद्धिज्म जो है वो अपने आप में थोड़ा सा बदलने लगा, उसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। इवन इस कोर्स में बुद्धिस्ट फिलॉसफी हम टोटली पूरी तरह से कवर करने वाले हैं, वो भी एक सेशन है आपका अलग से, ठीक है। सो जब गौतम बुद्ध की डेथ होती है तो उनसे जुड़े हुए बहुत सारे अवशेष हैं। अवशेष कैसे हैं? उनके नेल्स हो सकते हैं, ठीक है, कमंडल या फिर वो बर्तन जिसमें वो भिक्षा मांगते थे, ओके, इस तरह की छोटी छोटी चीजें उनकी लाइफ से जुड़ी हुई, वो अवशेष अब उनके पास है, सबके पास है। अब इन अवशेष का क्या किया जाए? ये जो अवशेष हैं इनको वो एक सिंबल के तौर पर रखना चाहते हैं। तो क्या किया गया, इन अवशेषों को, इन रेलिक्स को पॉट में डाला गया। एक पॉट लिया, उनमें इन रेलिक्स को डाल दिया गया। उसके बाद इस पॉट से 8 और पॉट्स बनाए गए, मतलब 8 और पॉट्स लाए गए और उन 8 पॉट्स में वो रेलिक्स डिवाइड कर दिए गए इक्वली। अब उस पॉट को बीच में रखकर उसके ऊपर एक माउंड बनाया गया, ओके। उस पॉट को बीच में रखकर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक माउंड बना रहे हैं। यहाँ पे कच्ची मिट्टी, कच्ची ईंटों का ये माउंड बना था, उसके बाद उसके ऊपर प्लास्टरिंग की गई एंड इस तरीके से ये माउंड बना, ठीक है, एक तरह का ढेर उसके ऊपर लगा दिया गया उस पॉट के ऊपर। एंड ये जो माउंड है यही स्तूप कहलाया। ये गौतम बुद्ध की मृत्यु को सिंबलाइज करता है, गौतम बुद्ध की डेथ को। एंड यहाँ पे स्तूप जो है वो किस चीज का सिंबल है? यहाँ पर महापरिनिर्वाण का। एक होता है निर्वाण जो जीवित रहते रहते मिलता है, और एक होता है महापरिनिर्वाण, यानी कि फाइनल ब्लो ऑफ, मृत्यु हो जाती है, दैट इज फाइनल निर्वाण। तो स्तूप इज महापरिनिर्वाण का सिंबल इन बुद्धिज्म। एंड यहाँ पे स्तूप जो है उनका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया मौर्यन एम्पायर में, ठीक है। तो यहाँ पे स्तूप किस लिए बनाया जा रहा है? स्तूप यहाँ पे उस चीज को
एक सिंबल देने के लिए, गौतम बुद्ध की मृत्यु को एक सिंबल देने के लिए यहाँ पर स्तूप बनाया जा रहा है। ओके, एंड ये स्तूप जो है इसकी इम्पोर्टेंस या फिर इस तरह के माउंट्स को बनाने की इम्पोर्टेंस आपको उस समय की ब्राह्मणिकल आइडियाज में भी देखने को मिलती है। जैसे कि सातपथ ब्राह्मण जो है वो क्रीमेशन की बात करता है कि बरियल्स बनाना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वही चीज यहाँ की जा रही है। इट इज अ बरियल माउंट। स्तूप क्या है? स्तूप सिर्फ एक बरियल माउंट है जिसके अंदर, पॉट के अंदर गौतम बुद्ध की लाइफ से जुड़े हुए कुछ रेलिक्स जो है वो रखे गए हैं। ठीक है, इसके अंदर आपको एक पॉट मिलेगा। नहीं शशांक, सभी बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए स्तूप नहीं है। नहीं अमन, महापरिनिर्वाण जो है उसमें यहाँ पे स्तूप बनाने की बात कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, देखिए मैं आपको एक चीज बताती हूँ। हालांकि हम ये फिलॉसफी डिस्कस करने वाले हैं बुद्धिज्म, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको चीजें बताती हूँ। द थिंग इज, जो भी सिंबल्स है ना गौतम बुद्ध की लाइफ से जुड़े हुए, चाहे वो स्तूप हो, चाहे उनके जन्म को लोटस से दिखाया जाता है या फिर एलिफेंट से उनके जन्म को सिंबलाइज किया जाता है, वैसे ही पहला जो उन्होंने सरमन दिया, पहला जो उनका प्रकृति से दिखाया जाता है, ये सारे सिंबल्स जो है ना ये बाद में आए हैं। एक्चुअल में ओरिजिनल टीचिंग्स बुद्धिज्म की क्या कहती हैं कि गौतम बुद्ध भगवान नहीं थे, वो आम लोगों जैसे ही थे। सेल्फ एफर्ट्स के जरिए वो निर्वाण तक पहुंचे, और उस निर्वाण तक कोई भी पहुंच सकता है अगर वो 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करे। ठीक है, लेकिन बाद में चलकर यहाँ पे कुछ ऐसे लोग आते हैं जो कि गौतम बुद्ध को भगवान बताने लगते हैं, एंड वो कहते हैं कि गौतम बुद्ध भगवान थे, सब बाकियों से अलग थे, तभी निर्वाण तक पहुंच पाए, और उनकी वर्शिप करने से वो भी हमें निर्वाण तक पहुंचा सकते हैं। यानी सेल्फ एफर्ट्स, खुद मेडिटेट करके उस ज्ञान तक पहुंचने का जिम्मा अब लोग नहीं लेना चाहते। अब वो गौतम बुद्ध की पूजा करके, उन्हें खुश करके एंड देन फिर यहाँ पे मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। सो चेंजेस आगे आपको आते हुए देखने को मिलेंगे। ठीक है अमन, एक चीज मैं आपको बताती हूँ, बाकी सब लर्नर्स भी इसको नोट कीजिए। आप आज ही एक छोटा सा होमवर्क है, ठीक है, प्लीज ये जरूर कीजिएगा। ये होमवर्क ये है कि आपको विकिपीडिया पे कुछ भी सर्च करना है, ओके, एंड फिर आप नीचे देखिएगा, आपको भी ऑप्शन दिया गया है उस पेज को एडिट करने के लिए। कभी नोटिस किया है? आप भी उसमें एडिट कर सकते हैं उस पेज को, कभी भी नोटिस करना। क्या आप उस पर रिलाई करोगे? सी शशांक ने भी एडिट किया है। सो द थिंग इज, विकिपीडिया क्या है, बहुत सारे लोग बहुत चीजें जानते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या है, बहुत सारी चीजें जानते हैं, बहुत सारे लोगों। इज इट क्लियर? आई होप ये चीज क्लियर होगी। हम आगे बढ़े, स्तूप के बारे में और चीजें जानने की कोशिश करते हैं फिर, राइट? कमेंट सेक्शन चल रहा है? एक मिनट। ओके, सो कमेंट सेक्शन नहीं चल रहा है एक्चुअली, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स नहीं। ओके यस, अभी चल रहा है शायद। या इट्स फाइन नाउ। एग्जैक्टली, ये बात बिल्कुल सही है आपकी शशांक। यहाँ पे जो फैक्ट्स के बलबूते पर एडिटिंग करते हैं वो नीचे रेफरेंस में ऐड कर देते हैं कि कौन सी रेफरेंस बुक्स उन्होंने यूज की। डू दैट। ओके, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप अभी चीजें क्लियर होंगी। आगे बढ़े। स्वस्तिक, डोंट वरी, बुद्धिज्म पूरा एक सेशन है, 1.5 घंटे का पूरा सेशन लूंगी मैं उस पर, उसकी चिंता मत कीजिए। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में बताती हूँ निर्वाण, मोक्ष एक्चुअल में क्या है, एकदम शॉर्ट में। आप कोई चीज चाहते हैं, मान लीजिए आपके मन में कोई क्वेश्चन उठ रहा है,
और उस क्वेश्चन का आंसर आप ढूंढना चाहते हैं। या फिर मान लो आप बहुत टाइम से आपने चॉकलेट नहीं खाई है अपनी फेवरेट एंड उसको आप खाना चाहते हैं एंड एकदम से वो चॉकलेट जो है वो कहीं नहीं मिल रही है, कहीं पर भी नहीं मिल रही है। आप अपने एफर्ट से जगह जगह जाते हैं, जगह जगह देखते हैं और फिर फाइनली इतना थक हार के कहीं पर आपको वो चॉकलेट मिलती है। वो जो एहसास है वो निर्वाण है, वो मोक्ष है। एक्चुअल में मोक्ष का मतलब इतना होता है कि आप जिस चीज के पीछे भाग रहे हैं, जिस प्रश्न के पीछे भाग रहे हैं, उस प्रश्न का जवाब आपको मिल जाए। दैट इज व्हाट निर्वाण इज। निर्वाण इज एनलाइटनमेंट, मतलब जो रियलिटी है, जो सच्चाई है वो आप पता चल जाए। यहाँ पे सभी फिलोसफर्स रियलिटी को जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर रियल क्या है, सच क्या है, उसको वो जानना चाहते हैं। एंड हर फिलोसोफर ने अपने तरीके से रियलिटी को डिफाइन किया है कि ये रियलिटी है और ये माया है। सबने अपने तरीके से डिफाइन किया है, ठीक है, सबने अलग अलग कंटेक्स्ट में डिफाइन किया है। सो बुद्धिज्म में भी वो चीज आप देखोगे। एंड हम ये पता करेंगे कि कोई निर्वाण तक मेडिटेशन के थ्रू कैसे पहुंच सकता है, उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। नहीं अमन, विकिपीडिया पे आप लोग देखिए, लेकिन जिस चीज को आप पढ़ रहे हैं ना, नीचे रेफरेंसेस में भी देखिए कि उसको कहां से रेफर किया गया है। ओके अमन, इट शुड बी डन लाइक दैट। स्वस्तिक अभी प्लीज इसको डिस्कस मत कीजिए, मैं अगर वो करने लग गई तो ये पूरा पार्ट रह जाएगा। बुद्धिज्म की पूरी क्लास है, आपके सारे क्वेश्चंस वहां पे सॉल्व हो जाएंगे। ओके चलिए, तो यहाँ पे बरियल माउंट्स की बात करते हैं। हाँ, तो यहाँ आप देखिए आर्ट एंड कल्चर, लवप्रीत वो भी आर्ट एंड कल्चर का ही पार्ट है, लेकिन उसका अलग सेशन है, सो वो हम तब करेंगे। ओके सो यहाँ पे स्तूप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज हो रही है, गौतम बुद्ध जो है उनसे जुड़े हुए 9 ऐसे स्तूप शुरू में बनाए गए। ओके एंड ये 9 स्तूप कहाँ कहाँ बनाए गए, गौतम बुद्ध की लाइफ से जुड़े हुए 9 इंपॉर्टेंट प्लेसेस में, जैसे वैशाली, पावापुरी, राजगीर बिहार में 3 स्तूप आपको मिलेंगे, कपिलवस्तु, रामग्राम, कुशीनारा में, इसके साथ साथ पिपलावन, विदितापीड़ा, अलकप्पा, ये 3 प्लेसेस अननोन लोकेशंस हैं। सिर्फ इनका जिक्र टेक्स्ट में मिलता है, जो टेक्स्ट है ना, जो भी यहाँ पे बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उनमें इनका जिक्र मिलता है, लेकिन अभी हम ये नहीं जानते हैं कि ये लोकेशंस एक्चुअल में कौन सी है। पिपलावन, विदितापीड़ा, अलकप्पा। अब आप कहेंगे कि ये जानना तो बहुत जरूरी, बहुत ही आसान है, जाकर देख लो, जहां पे स्तूप मिला वही तो पोजीशंस है ये। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ ना, शुरू में ये स्तूप सिर्फ 9 जगह पर बनाए गए, लेकिन अशोक जब आते हैं एज अ रूलर तो वो इन स्तूप जो है इनको खुलवा देते हैं, इन स्तूप को तोड़वाकर, उन पॉट्स को निकालकर, उन रेलिक्स को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं इनटू 80,000 पॉट्स। वो 9 पॉट्स के रेलिक्स को 80,000 पॉट्स में डिवाइड किया गया एंड फिर आप 80,000 स्तूप यहाँ पर बनते हुए देखोगे। ओके सो यहाँ इसी वजह से पिपलावन, विदितापीड़ा, अलकप्पा, ये तीनों लोकेशंस की जानकारी हमें नहीं है कि ये लोकेशंस हैं कौन सी। ओके अब यहाँ जो स्तूप बनाए गए हैं वो स्तूप भी अलग अलग टाइप के हैं। स्तूप 2 तरह के आपको देखने को मिलेंगे, एक है मॉडर्न पीरियड में और एक है पोस्ट मॉडर्न पीरियड में, मतलब मॉडर्न एम्पायर के खत्म होने के बाद। मॉडर्न पीरियड में स्तूप कैसा दिखता है, जैसा आप इस पिक्चर में देख रहे हैं फिलहाल, सिर्फ वो अंड, सिर्फ आपको ये माउंड यहाँ देखने को मिलेगा, सिंपल, और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं इससे कनेक्टेड आपको देखने को मिलेगा। सिर्फ ये माउंड है, साधारण सा, बिल्कुल सिंपल सा यहाँ पे स्तूप। लेकिन जब हम पोस्ट मॉडर्न पीरियड की बात करते हैं, पोस्ट मॉडर्न पीरियड कौन सा है, जिस समय महायान बुद्धिज्म सामने आता है। गौतम बुद्ध की हर टीचिंग को, हर चीज को सिंबल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। कुशांस का पीरियड जब आता है उस समय में क्या देखोगे आप, उस समय में यहाँ पर क्या हो रहा है, उस समय में इसी स्तूप को सजाना शुरू कर दिया गया।
डेकोरेट करना शुरू कर दिया गया अलग अलग चीजों से। तो जो सांची का स्तूप आप लोग देखते हैं, जो सांची का यहाँ पे स्तूप है, वो मौर्यन पीरियड से नहीं जुड़ा हुआ, एक्चुअल में वो पोस्ट मौर्यन पीरियड से जुड़ा है, जिसमें इतने सारे एलिमेंट्स हैं। आप खुद देखिए यहाँ पे क्या क्या लगा दिया गया। यहाँ पर छत्रावली, हर्मिका, इसके साथ साथ वेदिका भी है, तोरण भी है, और ये सोपान सीढ़ियां भी हैं। ये सब चीजें जो है ये बाद में ऐड की गई है। ओके, पहले मौर्यन पीरियड में सिर्फ और सिर्फ वो अंड पार्ट होता था। इन सब की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, जो भी ये चीजें ऐड की गई। एक एक करके देखते हैं कि क्या इम्पोर्टेंस है और ये क्या सिंबलाइज करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको छत्रावली दिख रही होगी, 3 छत्रियां। ओके, अब ये किसका सिंबल है? बुद्धिज्म में ऐसी क्या चीज है जिसको ये दर्शा रहे हैं? बुद्धिज्म में आप देखेंगे कहा जाता है 3 शब्द ऐसे हैं जो पूरी बुद्धिस्ट फिलॉसफी का सार है। यानी इन 3 वर्ड्स को अगर आप एलाबोरेट करके एक्सप्लेन करोगे तो पूरी बुद्धिस्ट फिलॉसफी खुल जाएगी आपके सामने। आखिर ये 3 शब्द कौन से हैं? बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्धम शरणम गच्छामि, ठीक है? बुद्ध, संघ, धर्म, ये 4, यहाँ पे ये 3 ऐसे वर्ड्स हैं जिनको अगर आप खोलना शुरू कर दो, एक्सप्लेन करना शुरू करो, तो पूरी बुद्धिस्ट फिलॉसफी आपके सामने आ जाएगी। एंड इन्हीं 3 सिंबल्स को, इन्हीं 3 वर्ड्स को, इन्हें कहा जाता है 3 ज्वेल्स, 3 रत्न बुद्धिज्म के, 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म। उसी को ये सिंबलाइज करती है, 3 छत्रियां जो आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है? इसके बाद आप यहाँ पे हर्मिका देखोगे। ये बनाने की क्या जरूरत थी भाई? इसकी क्या, ये एक्स्ट्रा एलिमेंट यहाँ पे क्यों ऐड किया गया? इसका तो कोई मतलब भी नहीं है, सिर्फ एक बॉक्स टाइप कुछ बना दिया गया है और उसके बीचों बीच यहाँ पे ये छत्रावली। ओके, चलिए थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा दिमाग जो है वो यूज करते हैं। आपको क्या लगता है? मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये हर्मिका क्यों बनाया गया होगा? ऐसे छत्रावली है, देखिए ऐसे, ओके, एंड इसके चारों ओर इस तरीके से ये हर्मिका बनाई गई है। कोई आइडिया, कुछ बता सकता है कोई कि ये क्यों बनाई गई होगी? क्योंकि हमारे पास यही सब चीजें हैं जिसके बेस पर हम लोग इस पर्टिकुलर पीरियड को समझने की कोशिश करते हैं, मौर्य को समझने की कोशिश करते हैं, पोस्ट मौर्यन एम्पायर को स्टडी करते हैं। क्या प्रोटेक्ट कर रहे हैं स्वस्तिक? भगवान का प्लेस है। कैसे है अमन, क्या लगता है आपको, क्या चीज बता रहे हैं? सपोर्ट, किसे सपोर्ट कर रहे हैं? क्या लगता है? आपने देखा होगा कि पुराने टाइम से ही, ओके, यहाँ पे जब भी किसी को क्रीमेट किया जाता था तो उसको मार्क किया जाता था। इवन साउथ में भी मेगालिथिक बिल्डर्स आपको देखने को मिलेंगे, राइट? आपने देखा होगा यहाँ पे हमने एक इंसान को बरी किया है एंड बड़े बड़े पत्थर ऐसे लगा के इस पर्टिकुलर पॉइंट को मार्क करते हैं। साउथ में आप मेगालिथिक बिल्डर्स को देखोगे, ओके? ये वाली चीज जो है वो यहाँ भी दर्शाई जा रही है। एक्चुअल में ये हर्मिका क्या करता है? ये हर्मिका ये बता रहा है कि इसके बिल्कुल नीचे वो पॉट है जिसमें वो रिलिक्स रखे हैं। वो रिलिक्स क्या है? वो अवशेष गौतम बुद्ध से जुड़े हुए हैं। तो एक तरीके से गौतम बुद्ध को बिल्कुल इसके नीचे यहाँ पे क्रीमेट किया गया, ऐसा ये हर्मिका बताता है। ये एक इंटरप्रिटेशन है। इसके अलावा भी बहुत सी इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं, जैसे हो सकता है कि एक्चुअल में ये एक तरह की प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। किसे? उन 3 रत्नों को, उन 3 वर्ड्स को जो कि बुद्धिस्ट फिलॉसफी का एक बहुत बड़ा पार्ट है। किससे? इस पॉल्यूटेड वर्ल्ड से। ऐसा भी हो सकता है ना? ये भी एक इंटरप्रिटेशन हो सकती है मे बी। सो इस तरह से चीजें इंटरप्रेट की जा सकती हैं। उसके बाद यहाँ पर आप जो वेदिका देख रहे हो, ये जो बाउंड्री देख रहे हो जो कि इसके स्तूप के चारों ओर खींची गई है, इसके पीछे के क्या कारण हो सकते हैं? बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है, आगे आने वाले लेटर बुद्धिस्ट टेक्स्ट इसके बारे में बताते हैं कि ये वेदिका इसलिए लगाई गई
क्योंकि हम जानते हैं गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो लोटस के बराबर माना जाता है और लोटस कीचड़ में खिलता है। तो जो सोसाइटी है वो पॉल्यूटेड थी। गौतम बुद्ध आते हैं और अपनी आइडियोलॉजीज के साथ उस तालाब को क्लीन करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो पूरा दुनिया है वो क्या है, पॉल्यूटेड है। उसको इस सेक्रेड प्लेस से, इस पवित्र स्थान से जहाँ पर गौतम बुद्ध के रिलिक्स हैं, उससे वो सेपरेट करना चाहते हैं। वो उस डिफरेंस को क्रिएट करना चाहते हैं कि एक पवित्र स्थान और बाहर के पॉल्यूटेड वर्ल्ड में कितना एक डिफरेंस। ठीक है, सो यहाँ पे इस बाउंड्री को, इस वेदिका को इस तरीके से लगाया गया। ओके, एंड यहाँ पर आप इसके ही बिल्कुल पीछे प्रदक्षिणा पथ देखते हो। जैसे ही आप इस तोरण से एंटर करोगे, ये वाला ये वेदिका है एंड इसके ये पूरा आपका प्रदक्षिणा पथ है। इसके चारों ओर आप ऐसे घूम सकते हैं। ओके, तो ये आप देखेंगे। इसके साथ साथ सीढ़ियां हैं, सोपान, आप सेकेंड फ्लोर पर जा सकते हैं। यहाँ पे ये जो सेकेंड फ्लोर आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप जा सकते हैं सोपान के थ्रू। सो इस तरह से छोटे छोटे एलिमेंट्स आपको क्लियरली देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो यहाँ पे आप तोरण देख रहे हैं, 4 गेटवेज है। ये जो तोरण आप देख रहे हैं, ये तोरण अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है और ये एक तरीके से क्या करता है, ये एक तरीके से यहाँ पर बताता है कि वाकई में ये सारे एलिमेंट्स मौर्यन एम्पायर से नहीं बल्कि पोस्ट मौर्यन एम्पायर से जुड़े हुए हैं। क्योंकि पोस्ट मौर्यन एम्पायर में ही बुद्धिज्म सामने आया एंड पोस्ट मौर्यन एम्पायर के टाइम पर ही आपको आइडल वर्शिप देखने को मिलेगी। एग्जैक्टली शशांक, यही चीज आप यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो गौतम बुद्ध, उनकी आइडल, उनकी मूर्तियों की पूजा की जाने लगी और वही मूर्तियां आप यहाँ पे इसके ऊपर देख सकते हैं। एक्चुअल में तोरण जो है उसके ऊपर जातक कथाएं दिखाई जाती हैं। जातक कथाएं बुद्धिस्ट मॉन्क्स के द्वारा कंपोज नहीं की गई थी, आम जनता के द्वारा। जैसे मान लीजिए कोई सुपर हीरो है, आम जनता क्या करती है, उस सुपर हीरो से जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियां बना देती हैं। वैसे ही गौतम बुद्ध एक सुपर हीरो की तरह थे। आम जनता ने उनको किस तरीके से फ्रेम किया अपने दिमाग में, उन्होंने गौतम बुद्ध को भगवान की तरह देखा एंड पिछले 500 जन्मों से जुड़ी हुई कहानियां उन्होंने बना दी। उन्होंने कहा कि गौतम बुद्ध का ये आखिरी जन्म था जिसमें उन्हें निर्वाण मिला। उससे पहले 500 प्रीवियस लाइफ्स उनकी रह चुकी हैं और उससे जुड़ी हुई जो कहानियां उन्होंने बनाई वो कहानियां ही जातक कहलाई और उन्हीं जातक स्टोरीज को इनके ऊपर, इन तोरन्स के ऊपर स्कल्पचर के फॉर्म में दर्शाया गया है। ठीक है, ये सब चीजें कब की है, पोस्ट मौर्यन पीरियड की। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? थोड़ा और करीब से देख लीजिए आप। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टोरी, एक स्टोरी को यहाँ पे दर्शाया जा रहा है इसमें। ओके, तो ये आपका स्तूप है। स्ट्रक्चर हमने देखा, स्तूप क्यों बनाया जा रहा है, क्या है। अब बात है कि कौन बनाएगा, मतलब अगर हम यहाँ पे कहें तो कौन इसके लिए पैसा देगा। ठीक है, तो स्तूप के कंस्ट्रक्शन के लिए राजा तो पैसे देते ही थे ऑब्वियसली, इसके साथ साथ जो अच्छे ट्रेडर्स और मर्चेंट्स हैं, आई होप आप जानते ही होंगे कि जो बनिए होते हैं वो बुद्धिज्म और जैनिज्म की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हुए थे, है ना। आज भी बनिए जो कम्युनिटी है उसको आप देखोगे वो जैन या बुद्धिस्ट जो है वो काफी ज्यादा आपको वो देखने को मिलेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर मैं ब्राह्मणिकल आइडियाज की बात करती हूँ, ब्राह्मणिकल व्यूज की बात करती हूँ, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने धर्मशास्त्र में लिख दिया कि वो व्यक्ति जो इंटरेस्ट पर लोन लेता है और देता है वो हीन है, वो नीच व्यक्ति है। तो अब एक यहाँ पे जो यहाँ पे ट्रेड करता है, इस तरह का कोई काम करता है, उसको इंटरेस्ट पे लोन लेना भी पड़ता है और काफी बार देना भी पड़ता है। ट्रेडिंग वाज अ रॉन्ग प्रैक्टिस। एग्जैक्टली शशांक। तो यहाँ इसी वजह से ये जो ट्रेडर्स थे, इनकी जो स्टेटस था सोसाइटी में वो बहुत लो था एंड ऑब्वियसली जनता यही चाहेगी कि कोई ऐसा आए जो हमारे स्टेटस को रेज करे एक तरह से, और वो बुद्धिज्म और जैनिज्म ही था। ठीक है, तो इसी वजह से आप यहाँ पे मर्चेंट्स, ट्रेडर्स को भी
इन स्तूपास के कंस्ट्रक्शन के लिए कंट्रीब्यूट करते हुए देखोगे। ओके, कहा जाता है सांची का स्तूप जो है वो लकी रहा। लकी क्यों रहा? क्योंकि ये स्तूप बचा रह गया। एक और स्तूप है, कोई बता सकता है, जो कि स्तूप जैसा आज के समय में नहीं दिखता? अमरावती का स्तूप। अमरावती के स्तूप को महाचैत्य कहते थे। क्यों? क्योंकि वो स्तूप बहुत ज्यादा बड़ा था साइज में। सांची का स्तूप उसके आगे कुछ भी नहीं है, वो बहुत बड़ा था साइज में। लेकिन वहां के जो गोलकोंडा, जो वहां के लोकल रूलर्स थे, उन्हें समझ नहीं आया पहले कि ये किस लिए है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। उन्हें लगा कि इसके अंदर ट्रेजर होगा। उन्होंने उसको तुड़वाना शुरू कर दिया। उसके बाद जब ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स ने भी यहाँ पे क्या किया, उन्हें ये गेटवेज बहुत अच्छे लगे अमरावती के स्तूप के। गेट उठाकर ले गए अपने घरों के गार्डन पर लगाने के लिए। इस तरीके से छोटे छोटे पार्ट्स, टुकड़ों में इस तरीके से ले जाए गए। एंड अमरावती का स्तूप आज के समय में स्तूप जैसा दिखता भी नहीं है। बस उसके पास एक म्यूजियम है जहां पर उसका मॉडल बनाया गया है, छोटा सा। एटलीस्ट ये तो पता चले कि यहाँ पे कैसा दिखता था वो स्तूप। ओके, एग्जैक्टली आंचल, इससे ज्यादा आप ब्यूटीफुल और बहुत बड़ा स्तूप वो देखोगे। उसको महाचैत्य के तौर पर भी कहा जाता है। तो अमरावती का स्तूप कहा जाता है कि वो लकी नहीं रहा। लेकिन बाद में जब सांची के स्तूप की बारी आती है तो सांची का स्तूप इज वेयर? सांची का स्तूप इज इट्स इन एमपी, राइट? सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश की जो रानी रही, उन्होंने इसको प्रोटेक्ट किया हर तरीके से, इसको कुछ भी नहीं होने दिया। एंड इवन बाद में जब धीरे धीरे करके लोगों को हिस्ट्री की, इन स्कल्पचर्स की इम्पोर्टेंस समझ आई, तब उन्हें समझ आया कि हमें इन चीजों को जहां पर वो है वहां से नहीं उठाना चाहिए, उन्हें वहीं रहने देना चाहिए। अगर आप चाहते हैं इन्हें म्यूजियम में रखना तो इन्हें इमिटेट कर लो ना प्लास्टर पे। इसके ऊपर प्लास्टर का वो सांचा रखो एंड वो पूरा का पूरा उसके ऊपर शेप आ जाएगा एंड देन यू कैन कीप इट ऑन म्यूजियम्स। ऐसे करो। लेकिन जो चीजें जहां है वहां से उन्हें हटाने की कोशिश मत करो। ये धरोहर है और ये हमें एक पर्टिकुलर पीरियड के बारे में बहुत जानकारी देती है। जब आर्कियोलॉजी में काफी ज्यादा डेवलपमेंट्स हुई, तब सांची का जो स्तूप है वो बच पाया, वरना अमरावती के स्तूप जैसी ही हालत इसकी भी हुई। ओके, तो ये सांची का स्तूप। ओके, तो ये आता है आपका कोर्ट आर्ट में। स्तूप जो है उनका कंस्ट्रक्शन मौर्य जो है उनके टाइम में हुआ। इसके बाद नेक्स्ट चीज जो कोर्ट आर्ट में आप देख सकते हैं वो है पैलेसेस। एंड ये पैलेसेस कहाँ पाए जाएंगे? आपको पैलेस कहाँ देखने को मिलेगा? जहां पे किंगडम का कैपिटल होगा, वहां पे राजा रहता होगा, वहां पे वो पैलेस बनाएगा। तो यहाँ पाटलिपुत्र में और पाटलिपुत्र के आसपास के ही जगहों में आपको पैलेसेस यानी कि महल देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे पाटलिपुत्र के पास ही एक जगह है कुमराहर, वहां की ये पिक्चर है। आपको कोई पैलेस नजर आ रहा है? नहीं आ रहा? तो क्या नजर आ रहा है आपको फिर? आप एक चीज देखोगे, आपको ये बड़े बड़े पिलर्स के अवशेष मिलेंगे ऐसे, जिनके ऊपर शायद वो पूरा पैलेस जो है वो बनाया गया होगा, राइट? ये देख सकते हैं आप, ये इस तरह से पिलर्स। अब एक चीज इंटरप्रेट करके बताओ कि इससे आपको क्या समझ आया जल्दी से। वो जो महल थे वो लकड़ी के बने थे, राइट? इससे हम क्या चीज समझ पाए कि इन्होंने जो प्लेटफॉर्म तैयार किया और जो सपोर्टिंग पिलर्स तैयार किए वो तो स्टोन के थे, लेकिन इसके ऊपर जो महल बनाया गया वो लकड़ी का था, इसीलिए वो अब तक बच ही नहीं पाया। यहाँ आप देखोगे कि ये इस तरीके से इन्होंने ये जो पिलर्स हैं, ये कुमराहर के पास में ही एक म्यूजियम है
और जो चीज मैं अभी आपको दिखा रही थी वो कुछ ऐसी दिखती है, ठीक है। जो अभी पिक्चर मैंने आपको दिखाई थी वो कुछ ऐसी दिखती है, जिसमें सिर्फ पिलर्स बच गए हैं। इनका सपोर्ट लेकर यहाँ पे जो महल बनाए गए थे वो अब नहीं है। यानी जो प्राइम या प्रिंसिपल बिल्डिंग मटेरियल मौर्यंस के टाइम में यूज किया गया, दैट वाज वुड, लकड़ी का यूज किया था उन्होंने। इसी वजह से अब तक वो बच नहीं पाया। ये पिलर्स किस टाइप के हैं? ये पिलर्स हैं मोनोलिथिक पिलर्स। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ, मौर्यन एम्पायर से पहले इन्वेशंस हुए हैं भारत में, 2 इन्वेशंस। कोई बताएगा? मौर्यन एम्पायर जो है उसके आने से पहले नंद वंश के टाइम पे ही 2 इन्वेशंस हुए हैं। अलेक्जेंडर आया, ठीक है, और कौन आया है? और ईरानी आए, एग्जैक्टली दिशा। यहाँ पे पर्शियंस भी आए हैं। पर्शियंस अपने साथ क्या लेकर आए थे? कोई बताएगा कि पर्शियंस अपने साथ क्या लेकर आए हैं? हमें नई चीज क्या इंट्रोड्यूस की उन्होंने? ओके, नहीं, पर्शियन व्हील नहीं शौविक, पर्शियन व्हील आएगी मिडवेल टाइम्स में। मोनोलिथिक थोड़ा सा करीब पहुंच रहे हैं आप लोग। खरोष्टी, क्या वो हमारे लिए खरोष्टी स्क्रिप्ट लेकर आए हैं? कौन लाया खरोष्टी? यस, यही पर्शियंस हमारे लिए खरोष्टी स्क्रिप्ट लेकर आए। इसके साथ साथ पिलर्स का यूज करके कैसे घरों को बनाया जाए, ये टेक्निक भी पर्शियंस ही लेकर आए। देखिए कैसे, यहाँ पे पर्शियंस ने हमें सिखाया कि एक पिलर को ऐसे लगाकर उस पर एक इन्वर्टेड बेल शेप ऐसे बना दो, या फिर लोटस शेप का कुछ भी ऐसे बनाओ, मतलब इन्वर्टेड बेल शेप, एंड इसके ऊपर आप अपने रूफ को टिका सकते हो। तो ये जो इन्वर्टेड बेल शेप स्ट्रक्चर्स पिलर को सपोर्ट करने वाले जो बनाए जाते हैं, ये भी पर्शियंस ही भारत लेकर आए थे, ओके। और यहाँ के लोगों को, यहाँ के मेसनर्स को उस चीज को सिखाया। लेकिन एक चीज थी, ये जो पर्शियंस पिलर्स बनाते थे ना, ये मोनोलिथिक नहीं होते थे। ये पिलर्स कैसे होते थे? ऐसे सेगमेंट्स में, और फिर उनको इस तरीके से जोड़ा गया। बट इंडियंस के द्वारा जो पिलर्स बनाए गए, जो मौर्यन टाइम्स में आप पिलर्स देखते हैं, वो कैसे हैं? वो मोनोलिथिक पिलर्स है, ओके। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो पिलर्स हैं ये एक्चुअल में मोनोलिथिक है, और यहाँ पे ब्लैक स्पॉटेड बफ सैंडस्टोन से बनाए गए हैं। सैंडस्टोन एक रॉ मटेरियल, ये उससे ये स्टोन बनाए गए हैं, एंड दे आर मोनोलिथिक इन नेचर। मोनोलिथिक का मतलब क्या है? पूरा पिलर एक ही पत्थर का बना है, एक ही पत्थर में से काटा गया है। कहीं पर आपको उसमें कुछ जॉइंट्स वगैरह नहीं देखने को मिलेंगे। सो ये चीज यहाँ आप देखते हैं, ठीक है। शौविक, ये तो मैंने कहा ही नहीं कि पिलर्स लकड़ी के हैं। मैंने पिलर्स को लकड़ी का नहीं बताया, पिलर स्टोन के ही हैं, तभी तो आज तक बचे रहे हैं ये। उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर है, जैसे ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर और जो रूफ वगैरह है, वो सब चीजें यहाँ पे शौविक किसकी हैं? लकड़ी की। इसलिए वो आज के टाइम पे बची नहीं, ठीक है। समझ आया? वन स्टोरेड बिल्डिंग्स एंड हाउसेस आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखने को मिलते हैं, लेकिन उनमें पिलर्स का यूज नहीं किया गया है। पिलर्स को सपोर्ट बनाते हुए यहाँ पे घरों का कंस्ट्रक्शन इस फेज में आप देख रहे हैं, और वो भी चीज हमने पर्शियन से सीखी है। इज इट क्लियर और नॉट? अभी तो शुरू हुआ है चीजें, आपको पता चलेगा। आप जो चीजें बहुत कॉमन लेके चलते हो ना, क्योंकि हम बचपन से ही वो चीजें देखते आ रहे हैं, तो वो चीजें हमारे लिए कॉमन है, बट वो बाहर से आई। गोलमाल में वो घर देखा है? गोवा में जो शूटिंग हुई है वो घर देखे आपने? पैशियो हाउसेस कहते हैं उन्हें,
वो हाउसेस इंडियन हाउसेस नहीं है, वो भी कोई लेकर आया है, वो भी डिजाइन कोई लेके आया, और फिर यहाँ पे वो घर जो है वैसे बनने, वैसे वाले जो घर हैं वो बहुत कॉमन हो गए। तो इस आर्किटेक्चर में हम यही सीखेंगे कि क्या क्या चीजें बाहर से आई और कैसे वो इंडियन एलिमेंट्स के साथ इनकॉर्पोरेट होके इतनी ब्यूटीफुल चीजें बना रही है। ओके, तो शौविक मैंने लकड़ी इज फॉर अदर पार्ट, रूफ एंड ऑल, बाकी पिलर स्टोन के ही है, दे आर मोनोलिथिक। लिथिक मीन्स, लिथिक का क्या मतलब होता है, लिथ का मतलब होता है स्टोन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट, कुछ गड़बड़ है शायद। ओ यस, एक मिनट, मुझे रिफ्रेश करना होगा क्योंकि स्लाइड आ नहीं रही। हाँ, ओके, सो यस, एक चीज और इन पिलर्स के ऊपर पाई जा रही है, दैट इज गोल्ड का यूज करके इन पिलर्स के ऊपर वाइन्स बनाई गई है। ठीक है, गोल्डन वाइन्स, ऐसे ये जो डिजाइन देखते हो ना आप, जो ग्रेप्स की जो बेल होती है उसके ऐसे डिजाइन होते हैं ना, इस तरीके से ऐसा, तो वो भी आप इन पिलर्स के ऊपर बने हुए देखोगे। ओके, एक चीज यहाँ पे बताते हैं, ये पिलर आप देख रहे हैं, ये जो बड़ा सा पिलर, ऐसे बहुत सारे पिलर्स पाए गए हैं। ओके, एंड ये दावा किया जाता है कि ये जो पिलर आप लेटा हुआ फिलहाल देख रहे हैं, ये अशोक का एक यहाँ पे हॉल हुआ करता था। ठीक है, 40 पिलर्स का हॉल, उसका ये हिस्सा है। लेकिन अभी भी इसके ऊपर डिबेट चल ही रहा है कि आप कैसे कह सकते हैं कि ये अशोक के द्वारा कोई हॉल बनाया गया एंड उसके 40 पिलर्स उसमें लगे हुए थे और उसी का ये पार्ट है। देखो, आइडिया इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि अशोक ने अपने टाइम में काफी सारे कॉन्फ्रेंसेस बुलाई हैं। ठीक है, बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए, इवन थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल भी आप यहाँ पे इस समय में होते हुए देखोगे। सो इसी वजह से यहाँ पे जो ये पिलर्स मिल रहे हैं, इनको कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद ये महल का हिस्सा है, लेकिन कुछ कह रहे हैं कि नहीं, ये 80 पिलर्स का एक पूरा का पूरा हॉल था जो कि अशोक ने बनवाया था ताकि कॉन्फ्रेंस बुलाई जा सके, यहाँ पे लोग आकर बातचीत कर सके। ठीक है, कुछ बुद्धिस्ट टेक्स्ट इसका दावा करते हैं, लेकिन जब हम अशोक के इंस्क्रिप्शंस को स्टडी करते हैं तो वहां पर आपको ऐसी कोई चीज या फिर इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं देखने को मिलती है। ओके, तो पिलर्स को इस समय में सपोर्ट सिस्टम के तौर पर यूज किया जा रहा है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, पैलेसेस बनाने के लिए पिलर्स को सपोर्ट सिस्टम के लिए ही यूज कर रहे हैं। लेकिन उस समय में ऐसे बहुत से पिलर्स होते थे जो कि अकेले ऐसे ही खड़े कर दिए जाते थे बिना किसी को सपोर्ट करते हुए। ऐसे भी बहुत सारे पिलर्स मॉडर्न टाइम्स में खड़े किए गए हैं, फ्री स्टैंडिंग पिलर्स। आखिर इनके पीछे का कारण क्या है, ये पिलर्स क्यों खड़े किए जा रहे हैं, क्या रीजन हो सकता है। यहाँ पर एक पिलर जो है आपने कहीं पर जाके खड़ा कर दिया, उसके पीछे के क्या क्या कारण हो सकते हैं, कब कब आप उन पिलर्स को लगा सकते हो। आपने देखा होगा ना, कोई भी मंत्री किसी भी जगह को इनॉग्रेट करता है, कोई भी नई चीज को, तो उसके आगे स्टोन लगा दिया जाता है। क्या करने के लिए, उस पर्टिकुलर इवेंट को कोमेमोरेट करने के लिए कि इस मंत्री ने इस चीज का उद्घाटन इस दिन इस समय पर किया था, यानी टू कोमेमोरेट एनी इवेंट। ठीक है, किसी भी इवेंट को कोमेमोरेट करने के लिए आपने एक सिंबल वहां पे लगा दिया। तो यहाँ हो सकता है कि पिलर्स को ऐसा करने के लिए किया जाता होगा। एग्जैक्टली आमिर, अथॉरिटी को मार्क करने के लिए भी किया जा सकता है ना। जैसे मान लीजिए मैं किसी दूसरे किंगडम के ऊपर अटैक करती हूँ, उस किंगडम को मैंने जीत लिया है, तो अब मैंने वहां पर एक पिलर लगा दिया कि ये किंगडम मैंने कैप्चर किया, तो वो भी अपनी अथॉरिटी को मार्क करने के लिए भी ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, सिंबल स्टेट का सिंबल भी हो सकता है,
यहाँ पे विक्ट्रीज को, इवेंट्स को कोमेमोरेट करने के लिए भी ये फ्री स्टैंडिंग पिलर शायद लगाए गए होंगे। एंड इसके साथ साथ अगर सिर्फ हम अशोक के पीरियड की बात करते हैं तो उन्होंने इन पिलर्स को लगाया जनता से बात करने के लिए। मौर्यन एम्पायर बहुत बड़ा था। अशोक यहाँ पे धम्म का प्रचार करना चाहते थे, धम्म के बारे में लोगों को बताना चाहते थे, लेकिन कैसे बताएं? वो जो बताना चाहते थे उनको डायरेक्ट स्पीच में इन पिलर्स के ऊपर इंस्क्राइब किया गया और फिर इन पिलर्स को जगह जगह लगा दिया गया। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे पिलर्स भी हैं और स्टोन्स भी हैं। लगभग 14 मेजर यहाँ पे रॉक एडिक्ट्स हैं और 2 माइनर रॉक एडिक्ट्स हैं एंड 7 पिलर एडिक्ट्स हैं। ओके, तो यहाँ पर ये सभी चीजें जो है आपको देखने को मिलेंगी एंड ये अशोक ने अलग अलग जगह पे लगवाई ताकि वो जनता से कम्युनिकेट कर सके। इन पिलर्स पे क्या है, इन पिलर्स पर अशोक ने डायरेक्ट स्पीच में सब चीजें इंस्क्राइब करवाई है। जैसे कि एग्जाम्पल, मैं राजा अशोक, सॉरी ऐसा कहीं नहीं लिखा है। पहली बात, किसी भी इंस्क्रिप्शन में मैं राजा अशोक या फिर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। देव नाम प्रियदर्शी, यस अशशांक, एग्जैक्टली ये चीज आप देखोगे। आप देखेंगे देव, वो नीचे सिग्नेचर कैसे करते हैं, देव नाम प्रियदर्शी, यानी देवों के प्रिय, देखने में प्रिय, यहाँ पे सिर्फ ये लिख देते हैं वो। तो वो कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ है नागेश? 2 ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर माइनर रॉक एडिक्ट्स हैं जिसमें प्रॉपरली अशोक का नाम है। मेजर रॉक एडिक्ट्स एंड जो पिलर एडिक्ट्स हैं वहां पर अशोक का नाम नहीं लिखा हुआ है, वहां पर सिर्फ देव नाम प्रियदर्शी लिखा है। ओके, एक तो मस्की में है, करेक्ट, जो कि माइनर रॉक एडिक्ट है जिसमें अशोक का नाम आया है पहली बार। और दूसरी जो लोकेशन है वो कौन सी है, कोई बता सकता है? यस, 2 माइनर रॉक एडिक्ट्स हैं, एक मस्की में है एंड दूसरा आप लोग पता करेंगे। ठीक है, सो पिलर्स क्यों है ये स्टोन्स, ये सिंगल स्टोन, सैंडस्टोन के बने हुए पिलर्स काफी चीजों के लिए लगाए जा सकते हैं। सर्मन्स को डिलीवर करने के लिए, इंपीरियल सर्मन्स को या फिर इंपीरियल यहाँ पे कुछ भी नोटिस वगैरह है उसको भी यहाँ पे लोगों तक पहुंचाने के लिए ये सब चीजें की जा रही है। ठीक है, लैंग्वेज, प्राकृत एंड पाली। ओके आमिर, लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं तो प्राकृत एंड पाली जो है उसको यूज किया जा रहा है। अगर मैं स्क्रिप्ट की बात करती हूँ तो आप देखेंगे नॉर्थ वेस्ट एरिया, जो ये नॉर्थ वेस्ट एरिया है यहाँ पर खरोष्टी यूज की जा रही है, स्क्रिप्ट। ठीक है, बाकी का जितना भारत बच गया वहां पे ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है वो यूज की जा रही है प्राकृत एंड पाली में लिखने के लिए, क्योंकि जनता जो है वो उसी को जानती है, प्राकृत एंड पाली भाषा को। ओके, तो ये स्टोन्स इस तरीके से लगाए गए। ये सैंडस्टोन्स जो है ये आपको ब्लैक स्पॉटेड बफ सैंडस्टोन के बने हुए भी मिलेंगे एंड रेड एंड व्हाइट सैंडस्टोन के बने हुए भी मिलेंगे। ठीक है, ये मथुरा एंड चुनार आर दी प्लेसेस जहां पे ये रॉ मटेरियल पाया जा रहा है। अब इन पिलर्स को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं क्या क्या चीजें इसमें जुड़ी हैं। सबसे पहले पाटलिपुत्र कैपिटल, ये जो कैपिटल आप देख रहे हैं जिसके नीचे आप एक रेक्टेंगुलर शेप का पिलर देखोगे, ये शुरुआती कैपिटल है, अशोक तब तक आए नहीं थे। ठीक है, एंड ये क्लियरली यहाँ पे दिखाता है कि पर्शियन से हमने क्या सीखा। वो पूरा इस तरीके से ओपन करके रूफ को सपोर्ट करने वाली चीज। तो यहाँ पे पाटलिपुत्र कैपिटल अर्ली मॉडर्न पीरियड का है जब अशोक नहीं आए थे। अशोक जब आते हैं तो वो 2 तरह के पिलर्स यहाँ पे जगह जगह लगाते हैं। पहले ऐसे जिनके ऊपर आप जानवर देखेंगे, इस तरह के कैपिटल देखेंगे, और दूसरे बिना किसी जानवर के जिस पर सिर्फ चीजें इंस्क्राइब की गई हैं। कैसे इंस्क्राइब की गई हैं? मैं
अपनी आने वाली जो जनरेशन है उस जनरेशन से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि युद्ध जो है उसमें कभी भी इन्वॉल्व ना हो, हथियारों को त्याग दो, क्योंकि इन हथियारों में और युद्ध में कुछ नहीं रखा। जो यहाँ पे युद्ध के दौरान घोषणा की जाती है बड़े बड़े ड्रम्स बजाकर, उनको रिप्लेस कर दो धम्म की घोषणा से। हर तरफ धम्म का प्रचार करो, धम्म का प्रचार प्रसार करो। एक राजा होने के नाते मैं ये यहाँ पे अपनी प्रजा से रिक्वेस्ट करता हूँ, चाहे मैं किसी समय में खाना खा रहा हूँ या फिर मैं अपने आराम कक्ष में आराम कर रहा हूँ, जब भी मेरी प्रजा को मेरी जरूरत हो वो मेरे पास आए, वो एक बार भी ना हिचकिचाए। तो ऐसी चीजें डायरेक्ट स्पीच में इन पिलर्स के ऊपर लिखी हुई, ठीक है, ऐसे। ओके, सो ये चीज आप देखोगे इन पिलर्स के ऊपर। नई स्वस्तिक एडिक्ट्स के ऊपर ग्रीक और अरेमिक जो है वो यूज नहीं हुए हैं। यहाँ पे आम जनता से कांटेक्ट करना था, इसी वजह से आम लैंग्वेज और यहाँ पे नोन स्क्रिप्ट्स का ही यूज हुआ। ओके, क्षत्रिय राजकुमार, एनिमल ऑन टॉप, it actually denotes Buddhism as well as यहाँ पे ये सिंबल भी है। अगर आप देखेंगे तो एक सिंबल भी है यहाँ पे। अगर मौर्यन एम्पायर की हम लोग बात करें तो, अशोक की अगर हम बात करें तो, ठीक है, यहाँ पे ये सिंबल्स यहाँ लगाए जा रहे हैं, इनके अपने मीनिंग। देखिए कैसे यहाँ पे एनिमल ऑन टॉप जो है उसके पार्ट्स क्या क्या हैं। हाँ, ऑब्वियसली हिज मैसेज, वो चीज यहाँ पे क्लियरली दिखती है। शाफ्ट है, ये एक बेल शेप्ड कैपिटल है, फिर उसके बाद उस पर बेस है, एंड फिर आप यहाँ पे एक एनिमल कैपिटल देखते हो। बुल कैपिटल ऑफ रामपुरवा, रामपुरवा में बुल कैपिटल। लॉयन कैपिटल सारनाथ का, जिसको हमने नेशनल एम्बलम भी बनाया है। इसके ऊपर चक्र था, जब जिस हालत में ये पाया गया उसमें चक्र जो है वो उसके साइड में नीचे पड़ा हुआ था, वो अभी भी वहीं पड़ा है। फिर सांची का लॉयन कैपिटल, जिसकी हालत बहुत खराब है, जो पूरी तरह से टूट गया है। इसी तरह से बहुत सारे दूसरे कैपिटल्स भी हैं। वैशाली में एक ही लॉयन आप देखते हैं। सारनाथ में 4 लॉयंस चारों डायरेक्शन को क्या करते हुए, प्रोटेक्ट करते हुए दिखाए गए हैं। सांची में भी 4 लॉयंस हैं। सनकिसा में एलिफेंट दिखाया गया। रामपुरवा में बुल है। वैसे ही लौरी नंदगढ़ में भी एक लॉयन ही आप देखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये कुछ पिलर्स के ऊपर कैपिटल्स देखने को मिलेंगे। इनमें से एक सारनाथ का जो कैपिटल है वो हमने यहाँ पे एक्सेप्ट किया, वो हमने अडॉप्ट किया एज नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया, ठीक है। सारनाथ का जो यहाँ पे कैपिटल पाया गया। ओके, सो ये पिलर्स हैं, एंड ये जो पिलर्स हैं ये यहाँ पे अलग पिलर्स हैं। पैलेसेस को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये चीजों को कोमेमोरेट कर रहे हैं, इसलिए इनकी अपनी इंपॉर्टेंस है। इसके बाद नेक्स्ट जो बहुत ही अलग चीज मॉडर्न एम्पायर से जुड़ी हुई है वो है केव्स। एक चीज आप ध्यान रखिएगा जो मॉडर्न एम्पायर से कनेक्टेड है, पहली बात लकड़ी का काफी इस्तेमाल, और दूसरा अगर ये पिलर्स बना रहे हैं तो वो बहुत ही ज्यादा पॉलिश्ड पिलर्स है। पिलर्स ही नहीं, अगर ये दीवार भी बना रहे हैं पत्थर की है तो भी वो पॉलिश्ड होगी। तो इन्होंने पॉलिश काफी किया है दीवारों को, पिलर्स को। इसके साथ साथ लकड़ी का काफी ज्यादा इस्तेमाल आपको मॉडर्न टाइम्स में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आती है केव्स। यहाँ पर जहानाबाद बिहार 7 केव्स हैं यहाँ। बराबर हिल्स एंड नागार्जुन हिल्स। बराबर हिल्स के बारे में हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन है, इसमें 4 केव्स हैं। नागार्जुन हिल्स के बारे में हमारे पास इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है क्योंकि यहाँ पे डकैत घूमते हैं, ठीक है, सांभा टाइप्स एंड ऑल, गब्बर टाइप के लोग वो यहाँ पर रहते हैं, तो यहाँ पे जाना थोड़ा सा खतरनाक है। इसी वजह से नागार्जुन हिल से जुड़ी ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अगर हम बराबर हिल्स को देखें तो आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। अब आप समझ रहे होंगे इसे बराबर हिल क्यों कहते हैं।
बराबर मीन्स इट्स इक्वल, राइट? आप यहाँ पे इक्वल देखेंगे, सो बराबर ही। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे देखिए जो केव जो कट की गई है, ठीक है, यस इक्वल है दोनों साइड से, बिल्कुल करेक्ट। अब यहाँ पर आपको केव्स की एंट्रेंस भी देखने को मिल रही होगी इस हील में, यहाँ पे एंट्रेंस है एक, यहाँ भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो केव आप देख रहे हैं, जो ये एंट्रेंस आप देख रहे हैं, दिस इज लोमस ऋषि, लोमस ऋषि गुफा, लोमस ऋषि केव है ये, ऐसे दिखती है आगे से, ओके। अब लोमस ऋषि, नहीं 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 नहीं, अशोक की वाइफ नहीं है, इट्स एक्चुअली बुद्धिस्ट मॉन्क जिनके नाम से ये केव का नाम रखा गया है, ओके नागेश। हाँ शौविक, ये जो आर्च गेट यहाँ पे बनाया गया है, ये यहाँ पे इस्लामिक आर्किटेक्चर जैसा दिखता है, लेकिन इसमें एक चीज अलग है। क्या? हाँ शशांक, सारी केव्स नहीं है, ठीक है, सारी केव्स नहीं है। अगर आप देखो एक चीज है, देखो डिफरेंस है, ठीक है। आपने एक उतना डिटेल में मत जाइए, मैं सिर्फ उस आर्च की बात कर रही हूँ, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसकी बात हो रही है। देखिए क्या, आपको एक पत्थर दिया गया, उसमें से आपने आर्च को कट किया, ये है एक बात। दूसरा, आपने छोटे छोटे स्टोन्स लिए एंड फिर आर्च बनाया। डिफरेंस समझ आ रहा है? इस आर्च के गेट को आप यहाँ पे सिर्फ कट किया हुआ देखोगे इस शेप में, ठीक है, सिर्फ डिजाइन पर्पस के लिए इसको आप कट कर रहे हैं ऐसे, उस आर्च को आप फॉर्म नहीं कर रहे हो ईंटों की हेल्प से, ब्रिक्स की हेल्प से या स्टोन्स की हेल्प से। इस आर्च को कैसे बनाया जाए साइंटिफिक टेक्निक को अपनाकर, वो इस्लामिक आर्किटेक्चर में बताया गया है। तो जो मुस्लिम्स आ रहे हैं वेस्टर्न कंट्री से, मिडिवल टाइम्स में आएंगे जब, तो वो साइंटिफिक टेक्निक को लाएंगे कि इस आर्च को फॉर्म कैसे किया जाए, क्योंकि ये तो एक पूरा का पूरा पहाड़ था, आप उस पहाड़ में से कट कर रहे हो, कट करके उसको शेप दे रहे हो, ठीक है, अंदर जाने के लिए। लेकिन अगर आपको 0 पॉइंट से स्टार्ट करना है तो हाँ, दैट इज ट्रू नागेश, वो चीज सही है। तो इट्स लाइक आप पूरा सेंटेंस लिखेंगे तो मुझ तक प्रॉपरली डिलीवर हो पाएगा, राइट? तो लोमस ऋषि वाज अ मॉन्क जिनके लिए यहाँ पे, जिनके ऑनर में इस केव का नाम यहाँ पे रखा जा रहा है, ठीक है। अब एक चीज और, जैसे मैंने आपको कहा कि लकड़ी का बहुत ज्यादा यूज है, ओके, लकड़ी जो है इनका प्रिंसिपल बिल्डिंग मटेरियल है। तो अब ये तो केव्स है, इन केव्स में लकड़ी कैसे यूज होगी? तो इन्होंने लकड़ी तो यूज नहीं की, लेकिन इन केव्स को काटा कुछ इस तरीके से है कि ये लकड़ी की तरह दिखती है। तो यहाँ पे डेकोरेशन जो किया है, जैसे यहाँ पे जाली वर्क बनाना, जैसे ये बनाया गया है, ये एक्चुअली क्या इमिटेट करता है, जैसे कि लकड़ी का बनाया हुआ, तो उसका भी पूरा पूरा ध्यान रखा गया। दूसरा, अंदर आप जब जाओगे आपको पॉलिश्ड वॉल्स मिलेंगे, ये देखिए, ये इसी केव का अंदर का पार्ट है, आप देख सकते हैं, प्रॉपर रिफ्लेक्शन आप देख पा रहे हैं इस मॉन्क का दीवार के ऊपर। ये तो आज की पिक्चर है, सोचकर देखिए जिस समय ये बनाई गई होगी उस समय में कितने बेहतर तरीके से इसको पॉलिश किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अंदर आप देख सकते हैं कि वॉल्स काफी हद तक पॉलिश्ड हैं, जो कि पाई गई हैं लोमस ऋषि केव के बिल्कुल साइड में, ओके। अभिषेक, केव्स में मॉन्क्स रहते थे, ओके, बुद्धिस्ट मॉन्क्स। केव्स के 2 काम हैं,
एक केव को आप चैत्य की तरह यूज कर सकते हो, एक को आप विहार की तरह। चैत्य वो जहां पर आप वर्शिप करते हो, ठीक है, गौतम बुद्ध की, या फिर आप यहाँ पे जहां पे बैठकर आप मेडिटेट करोगे, एक्चुअल में ध्यान लगाओगे। एंड दूसरे है विहार, जहां पर आप रहोगे, उसको घर की तरह यूज करोगे। ओके ओके अभिषेक, तो केव्स को चैत्य और विहार की तरह यूज किया जाता था। लोमस ऋषि केव एक यहाँ पे एग्जाम्पल है। इसके बाद इसकी प्लानिंग आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये बनाई गई है। आप यहाँ से एंटर होते हैं, जो आप वो देख रहे थे वो आर्च एंड ऑल, यहाँ से एंटर होते हैं, ये पूरा हॉल है। अंदर से ही एक और गेट है जिसमें आप इस तरह की सर्कुलर बेस वाले रूम में एंटर हो जाते हैं। कुछ ऐसे दिखती है ये अंदर। यहाँ से आप घुसते हैं, इट्स अ हॉल, यहाँ से ये पूरा प्लेन है एंड देन यू कैन सी इसके लोमस ऋषि केव के बिल्कुल साइड में जो केव है दैट इज सुदामा केव। और इसमें और लोमस ऋषि में डिफरेंस क्या है, इसका जो लास्ट का जो ये रूम है ये प्रॉपर सर्कुलर शेप में है। वैसे ही कर्ण छोपर में रेक्टेंगुलर शेप का रूम है, जो आप यहाँ से जाके और यहाँ पे जो एंट्रेंस गेट है उससे जब जाते हैं। विश्व झोपड़ी केव में 2 रूम्स है। तो ये कुछ डिफरेंस है, आर्किटेक्चर के आधार पर हम बता सकते हैं कि इन केव्स में क्या डिफरेंस है। तो ये बराबर हिल्स के केव्स है, लोमस ऋषि केव, सुदामा केव, कर्ण छोपर एंड विश्व झोपड़ी केव। फिर जब हम आते हैं नागार्जुन हिल्स की ओर, तो नागार्जुन हिल्स जैसे मैंने आपको बताया उसके बारे में इतनी कुछ जानकारी हमें नहीं पता, लेकिन कुछ चीजें जैसे कि गोपिका कुभा, वदैतिका का कुभा, वापिया का कुभा, ये 3 यहाँ पे केव्स हैं जो कि नागार्जुन हिल्स में जुड़ी हुई हैं। एंड यू कैन सी इसमें क्या डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि ये जो साइड में जो आप ये दीवारें देख रहे हैं पीछे प्लेन थी, लेकिन यहाँ पे कर्व्ड है। बस ये एक डिफरेंस यहाँ पर नागार्जुन हिल्स में देखा जा सकता है। बाकी इससे जुड़ी हुई ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। वो चीज करेक्ट है शौविक, हाँ कैप्सूल टाइप की है ये क्षत्रिया। यहाँ पे ये चीज बिल्कुल सही है कि इतना कैसे किया इन्होंने हाथ से तोड़ी है ये केव जो है, इसको कट किया है उन्होंने प्रॉपर मैनर में। वैसे तो अगर शौविक इन केव्स को देखकर हम लोग शॉक कर रहे हैं ना कि कैसे, तो आई होप आप जानते हो यहाँ पे एलोरा केव्स में एक शिव टेम्पल है, यू ऑल नो दैट। और वो जो शिव टेम्पल है वो पूरा एक ही पत्थर से काटा गया है, एक पत्थर से। ऐसा नहीं है कि एक पार्ट काट के दूसरे से स्टिक किया गया, नहीं, वो एक ही पत्थर से कट किया गया है ना। तो सोचकर देखिए वो कैसे किया हुआ होगा। तो इन्होंने कट किया पत्थर में से, उस चीज को वो कट कर रहे हैं। ये आर्टिफिशियल केव्स है। वेंटिलेशन इश्यू इसलिए नहीं था क्षत्रिय क्योंकि डोर्स नहीं होते थे, ठीक है। इनसे इंटैक्ट कैसे रहे केव्स से आप बोल रहे हैं अभिषेक। एक्चुअली इनका जिक्र बुद्धिस्ट उसमें मिलता है, बुद्धिस्ट जो स्क्रिप्ट्स है, बुद्धिस्ट जो यहाँ पे टेक्स्ट है उसमें, क्योंकि बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं या आजीविका सेक्ट से जुड़े हुए जो टेक्स्ट हैं उन टेक्स्ट में इनका जिक्र मिलता है, क्योंकि इन केव्स को दान दिया गया था। आजीविका सेक्ट को दान दे दिया या फिर बुद्धिस्ट मॉन्क्स को दान दे दिया, तो फिर वो रिकॉर्ड बनाते थे, वो यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेते थे। राजा की तरफ से भी स्कॉलर्स रिकॉर्ड करते थे एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जैन टेक्स्ट, आजीविका सेक्ट के जो लोग हैं उनके द्वारा जो टेक्स्ट हैं उनमें भी इसे रिकॉर्ड किया जाता था कि इस राजा ने इस स्थिति को हमें ये केव दान दी, इसीलिए ये नाम जो है इनके साथ इंटैक्ट है, ठीक है। इज इट क्लियर? यस। तो ये आपका क्या है, ये आपका आर्किटेक्चर पार्ट है जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। स्तूप, पैलेसेस, पिलर्स, पॉपुलर आर्ट फॉर्म्स में हमने केव्स को देखा। अब हम चलते हैं स्कल्पचर्स की ओर। मोस्ट फेमस स्कल्पचर्स जो कि मौर्यन पीरियड में पाए जा रहे हैं, यक्ष और यक्षिणी के स्कल्पचर्स।
ये यक्ष और यक्षिणी आपको बाद में देखने को मिलेंगे जब स्तूप की जब हम बात करते हैं ना, स्तूप में आपने देखा तो तोरण जो देखा है ना आपने, तोरण जो है उसमें आप देखेंगे तोरण में भी यक्ष और यक्षिणी लगाए गए हैं। क्या लगता है किस रिलीजन से जुड़े होंगे ये यक्ष और यक्षिणी? थैंक यू सो मच क्षत्रिय। यस, किस पर्टिकुलर रिलीजन से जुड़े होंगे फिर ये? हिंदुज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म? ओके, सब गलत है। ये किसी रिलीजन से नहीं जुड़े हुए। इन्हें आप हर टेक्स्ट में देखेंगे। बुद्धिस्ट टेक्स्ट में भी यक्ष और यक्षिणी का जिक्र मिलता है, ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में उनमें भी, जैन टेक्स्ट में भी, हर तरह के टेक्स्ट में। ये किसी रिलीजन को इंडिकेट नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पे यक्ष और यक्षिणी कौन है? इन्हें प्रकृति का गार्जियन माना गया है, गार्ड हैं ये देखते रहते हैं किस चीज को, कि आम लोग प्रकृति को कैसे यूज कर रहे हैं, नेचर को प्रोटेक्ट करने वाले लोग हैं, ठीक है। दे आर लाइफ गिवर्स एंड वो उस नेचर को प्रोटेक्ट भी करते हैं, वो देखते रहते हैं, वो प्रॉपर यहाँ पर विजिलेंस रखते हैं, पूरा प्रॉपर यहाँ पे कैमरे हैं उनकी आंखों में, पूरा देखते रहते हैं वो किस तरीके से इस प्रकृति का यूज ये इंसान कर रहा है, ठीक है। तो ये माना जाता है यक्ष और यक्षिणी। दीदारगंज पटना म्यूजियम में आप ये यक्षिणी की देखेंगे स्कल्पचर, एंड परखम मथुरा म्यूजियम में आपको यक्ष ये देखने को मिलेगा, ठीक है। ये प्रॉपर तो नहीं है, थोड़ा सा टूट गया है एक्चुअली, हाथ नहीं है प्रॉपर, लेकिन ये हमें मिल रहा है। अब इनको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं क्या क्या चीजें यहाँ पे हम देख सकते हैं। ओके, एक चीज आप अगर देखोगे, इसको देखिए, ये जो कपड़ा है, ये जो लोइन पहना हुआ है, इसको आप देखिए, आप इससे कुछ इंटरप्रेट कर सकते हो। इवन यहाँ पर भी इस लोइन को आप देख सकते हैं। कैन यू इंटरप्रेट समथिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लोथ? Yes, Yaksh is male and Yakshini is her counterpart, female, for sure. आप देखेंगे जो कपड़ा है उसको ट्रांसपेरेंट, मतलब एक्चुअल में ये चीज है ना, उस समय के स्कल्पचर बनाने वालों की स्किल को दर्शाती है। कैसे उन्होंने वो जो पैर है वो भी दिखा रहे हैं वो, और उसके ऊपर जो कपड़ा लिपटा हुआ है उसको भी वो दर्शा पा रहे हैं। देखा, ये चीज देख पा रहे हैं आप कि उन्होंने वो भी मेंटेन रखा कि वो जो पार्ट है उसको एक कपड़े के लोइंग से उसको कवर किया है, लेकिन वो ट्रांसपेरेंसी भी, कि वो कपड़ा जो है वो इतना थिन है कि आप यहाँ पे उन लेग्स को क्लियरली देख पा रहे हो। एंड ये एक स्कल्पचर के फॉर्म में बनाना, ये एक बहुत ही अलग बात है, किस तरीके से, कितने ब्यूटीफुल तरीके से उस चीज को दर्शाया गया है। ओके, यस। एंड द थिंग इज, एक और चीज जो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो यक्षिणी है उसके भी जो भी यहाँ पे काफी इम्पोर्टेंट जो ऑर्गन्स होते हैं जो एक्चुअल में लाइफ गिविंग होते हैं, ठीक है। या जैसे कि हमने कल हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो कि अपर बॉडी पार्ट, जो बस्ट पार्ट देखा था रेड सैंडस्टोन का बना हुआ, उसमें भी बहुत से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है उनको हाईलाइट किया गया था। वैसे यहाँ पर भी बहुत सी चीजें जो है वो हाईलाइट, जैसे कि यहाँ पे जो ब्रेस्ट पार्ट है उसको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो हाईलाइट कर रहे हैं, विच एक्चुअली सिम्बोलाइजेस व्हाट, इट एक्चुअली सिम्बोलाइजेस फर्टिलिटी एज वेल एज एक बच्चा और उसकी माँ का जो रिलेशन है, एंड बर्थ गिविंग जो इम्पोर्टेंस है कि एक महिला को, क्योंकि वो जन्म दे सकती है एक बच्चे को, उसकी इम्पोर्टेंस को भी यहाँ पर इस तरीके से दर्शाया जा रहा है, ठीक है। ओके, सो इस तरह की चीजें यक्ष और यक्षिणी जो मूर्तियां हैं, जो स्कल्पचर्स हैं, वो आप यहाँ देख पाएंगे। ओके, सो ये आपका यक्ष यक्षिणी। कुछ और स्कल्पचर्स मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, यस, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये एक्चुअली तोरण वाला पार्ट है, ये यक्षिणी नहीं है। तो ये कौन है, ये आप पता करोगे,
मैं आपको सोर्स बताती हूँ, कहाँ से पता करोगे आप, ठीक है? कहाँ पे? शोल्डर पे? विच वन? ओ यक्षिणी के। आपने वो देखा है एक कभी अगर आप गुरुद्वारे में गए हैं तो आपने देखा होगा वो ऐसे ऐसे हवा करते रहते हैं, वो है, ठीक है? ऐसे उन्होंने रख रखा है, ओके? ये यक्षिणी नहीं है जो आप पिक्चर में फिलहाल देख रहे हैं, ये गॉडेस ऑफ फैन टाइप, यस, ये गॉडेस हैं, फर्टिलिटी की गॉडेस है ये, एंड आपको ये पता करना है कि ये कौन है। अब मैं आपको बताती हूँ सोर्स कि आपको ये मिलेगा कहाँ, मुझे सिर्फ आंसर चाहिए इसका, सोर्स मैं आपको बता देती हूँ। क्लास 12 की थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री का चैप्टर 4। नहीं अंकिता, ओके, क्या बताया मैंने? थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, उसका जो एंशिएंट वाला पार्ट है जिसमें चैप्टर 4 चैप्टर है, उसके चैप्टर 4 में है। अब आपको इनका नाम पता करना है एंड कल आप मुझे इसके बारे में बताएंगे, मतलब जब भी नेक्स्ट क्लास होगी तब। क्लास 12 थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री क्लास 12 में ही है ना, एंड थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री इज इन क्लास 11th। आई एम प्रीटी मच श्योर अबाउट दिस, यस। तो क्लास 12 थीम 4 चैप्टर 4, ऑब्वियसली थीम 4 क्लास 12, तो उसमें इन महिला का नाम है, ओके? और ये क्यों इंपॉर्टेंस रखती हैं वो भी बताया गया है, तो आप वहां से ये चीज मुझे पता करोगे, ठीक है? क्षत्रिय वर्ल्ड हिस्ट्री के सेशंस हो चुके हैं, मतलब 2 बैच हो चुके हैं, अपकमिंग सेशन अभी उसके बारे में कुछ इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आएगा तो आपको पता चलेगा, ठीक है? यहाँ भी देखिए, ये मैंने पिक्चर इसलिए लगाई थी क्योंकि एक्चुअली में यहाँ पे यक्ष और यक्षिणी को एक हिंदू टेम्पल में दिखाया जा रहा है इन भुवनेश्वर, तो यक्ष एंड यक्षिणी इज एक्चुअली नॉट कनेक्टेड टू एनी पर्टिकुलर रिलीजन। नहीं 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 नहीं, स्वस्तिक हाँ अभिषेक, कल भी क्लास ली थी मैंने, कल हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन वाला पार्ट किया था, ओके? तो ये मौर्यन एम्पायर का पार्ट था जो हमें डिस्कस करना था। अब एक चीज है जो मैंने यहाँ नहीं बताई है, कोई गेस कर सकता है? इसमें इन सब में ये जो आर्ट फॉर्म्स है, इसमें एक ऐसी चीज है जो मैंने नहीं लिखी है, बट वो मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, कॉइन्स। ट्रू, एग्जैक्टली। अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन करूंगी, कॉइन्स कोर्ट आर्ट में आएंगे या फिर पॉपुलर आर्ट में? आप किसमें कैटेगराइज करेंगे, किसमें, कौन सी कैटेगरी में उसको ऐड करोगे? इट शुड बी इन पॉपुलर आर्ट या फिर कोर्ट आर्ट में, किसमें? कोर्ट। रीजन भी, मैं रीजन भी जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों, कोर्ट आर्ट क्यों और पॉपुलर आर्ट बोलने वाले जो लर्नर्स हैं पॉपुलर आर्ट क्यों? नीदर, ओके, शोभिक का कहना है कोई भी नहीं है इनमें से। फाइनेंस्ड अंडर एम्पायर, यस, ओके, सिंबल ऑफ ट्रेड है, ओके। सो देखो कॉइन्स जो हैं, एग्जैक्टली शोभिक, ये चीज यहाँ पे हो रही है कि जो कॉइन है वो मैं इन दोनों में से किसी कैटेगरी में नहीं डाल पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कॉइन्स जो है उनकी मिंटिंग वगैरह वो सब तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इट्स लाइक ऑब्वियसली राजा यहाँ पे बोलेगा, लेकिन उसमें जो आप स्किल्स देखोगे ना उन कॉइन्स के ऊपर किस तरह की चीजें पंच की गई हैं, जो भी चीजें आप देख रहे हैं वो एक्चुअल में आम जनता की स्किल्स को दर्शाती हैं। तो थोड़ा सा क्लियरली वो चीजें नहीं पता कर पा रहे हैं, है ना? ठीक है, नहीं शशांक, वो आर्ट फॉर्म में आएगा। आर्ट फॉर्म में क्यों आएगा? क्योंकि वो आपको उस समय की जनता को समझने में मदद करता है। देखिए कैसे, मॉडर्न आर्ट जो है उसकी अगर मैं बात करती हूँ तो मॉडर्न आर्ट से जो कॉइन्स जुड़े हुए हैं वो कॉइन्स हैं पंच्ड मार्क्ड कॉइन्स।
पंच्ड मार्क कॉइन्स। क्या पंच्ड मार्क कॉइन से पहले कॉइन्स नहीं होते थे? यस, जल्दी से इसका एक अच्छा सा जवाब मुझे दीजिए। पंच्ड मार्क कॉइन से पहले क्या कॉइन्स नहीं होते थे? और अगर नहीं होते थे तो ट्रेड कैसे हो सकता था? ओके, कॉइन्स का कंसेप्ट नहीं था, बार्टर सिस्टम से, ठीक है ना। के बदले अब कैसे ढूंढूंगी मैं, वो एक अपनी प्रॉब्लम है। तो बार्टर सिस्टम वाज लाइक नहीं होगा, फिर हमें कुछ ना कुछ तो यहाँ पे उसके जगह लेके आना पड़ेगा, है ना। जैसे कि आप में से कुछ लर्नर्स कह रहे हैं बीड्स। नाइस आमिर, बिल्कुल सही। बीड्स का यूज हम लोग करते हैं, हम कुछ प्रीशियस मेटल्स का यूज कर सकते हैं फॉर एक्सचेंज पर्पस, फॉर श्योर, ऑब्वियसली। अब यहाँ पे जब कॉइन्स की बात होती है ना, तो कॉइन्स को हमें स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा ना। उस कॉइन की कितनी वैल्यू है, उसका रॉ मटेरियल, उसका वेट कितना होगा, दिस इज स्टैंडर्डाइजिंग। कैसे करोगे? शेप वगैरह, ये संकेता कैसे करेंगे? हम पहला लेते हैं वेट। वेट को कैसे करोगे? एक साइड, अच्छा आप यहाँ पे 1 kg टमाटो लेने जाते हैं या फिर बाजार में जाते हो, कैसे करते हो? साइड में वेट रखते हो ना कुछ, इस साइड अपने टमाटोस फिल करते जाओगे, दूसरी साइड वेट रखोगे ना, वैसे करके। अब मुझे एक पर्टिकुलर कॉइन का वेट जो है वो स्टैंडर्ड वेट मुझे चाहिए, लेकिन मुझे साइड में भी तो कुछ बैलेंस करने के लिए चाहिए, जिसके आधार पर इस कॉइन का वेट स्टैंडर्डाइज हो सके। किसे बैठाओगे यहाँ, किसे रखोगे इधर, किसे रखा जाता था? बीड्स नहीं, एक पेड़ होता है, अगर आपने गुंजा का पेड़ सुना हो, अभी भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। उस गुंजा का पेड़ के अंदर फलियां होती हैं, ऐसे मैं बनाती हूँ, आई होप आप समझ जाएं, ठीक है। ऐसे उसमें इस तरीके से फलियां होती हैं, ठीक है, जैसे इमली होती है ना, बिल्कुल ऐसे। एंड उस गुंजा के पेड़ के अंदर ऐसे सीड्स होते हैं। कभी देखा है गुंजा का पेड़? अगर आप महाराष्ट्रियन हैं, हाँ मटर टाइप ऑब्वियसली, अगर आप महाराष्ट्रियन हैं तो फिर आपने, क्योंकि यहाँ पे जो लोकल भाषा में बोला जाता है दैट इज गुंजा ओनली। ये जो रेड कलर के जो आप लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं, रेड कलर के जो इसमें सीड्स है, उन सीड्स को हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उन सीड्स को हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं। क्या करने के लिए? उन सीड्स को हम यूज कर रहे हैं वेट करने के लिए। रीजन क्या है? ये सीड्स के जो साइज होते थे नियरली हर फली के अंदर एक जैसे होते थे, तो हम ऐसे कर देते थे कि 20 सीड्स का वेट हम एक साइड रखेंगे और दूसरी साइड कॉइन का वेट, ऐसा, ठीक है। ऐसी चीजें यहाँ पे होती हैं। ये थोड़ा हिस्ट्री है, अभी हम लोग मैं न्यूमिस्मैटिक्स में स्टडी कर रही हूँ, तो वहाँ पे हमें सिखाया जाता है ये छोटी छोटी चीजें जो हैं, सो इसीलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। गुंजा सीड्स होती हैं जो यहाँ पे, गुंजा इज द ट्री, ओके। मैं आपको नेक्स्ट सेशन में कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी उसकी, अभी फिलहाल नहीं है मेरे पास, नेक्स्ट सेशन में मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है।
अभी तो हमारे पास यूनिट्स है ना अभिषेक, अभी तो हमने यूनिट्स बना दी हैं, है ना, केजी, ग्राम, सब यूनिट्स हमारे पास है, उसी के अकॉर्डिंग हमने वेट्स भी बना दिए हैं। इट्स वेरी इजी। अभी वो वेट्स जब बनाए गए होंगे वो भी वेट्स इसी तरह से कुछ सीड्स वगैरह को साइड में रख के उन वेट्स को बनाया गया होगा। ओके, सो यहाँ पंच मार्क कॉइन्स कैसे, अभी पंच मार्क कॉइन्स की पिक्चर इमेजिन कीजिए कि पंच मार्क कॉइन्स एक्चुअल में दिखते कैसे हैं। थोड़ा प्रॉब्लम ये हो गया है कि मैं पिक्चर्स ऐड नहीं कर पाई हूँ। पंच मार्क कॉइन्स का कोई रेगुलर शेप नहीं होता, कभी आपने ध्यान दिया हो तो इस तरीके से होते हैं, कभी देखे हैं, और उसके ऊपर पंच्ड होते हैं कुछ भी शेप्स, जैसे कि सन, स्तूप, चंद्र, ऐसे कॉइन नहीं देखे आप लोगों ने? चलिए मैं ऐसा करती हूँ, मैं एक पिक्चर ऐड कर ही देती हूँ, एक पिक्चर डाउनलोड करके सिर्फ मुझे 30 सेकेंड्स दीजिए मात्र, फिर मैं आपको बताता हूँ। Let me show you some punched mark coins. Okay. Yes, nice. एक मिनट हो गया बस। Okay, just see this coins. ये दिख रहे हैं? कॉइन्स, पंच मार्क कॉइन्स आप देख सकते हैं, इसमें पंच किए गए डिजाइन्स। ये देखिए, यहाँ पे पंचिंग देख पा रहे होंगे आप लोग। आई थिंक सो वो ऐसी ही होती हैं, ठीक है शशांक, वो कुछ इसी तरह से होती है गुंजा सीड्स। एक्चुअली मैंने गुंजा सीड्स पूरी रेड देखी हैं, ओके, सो वो कुछ इसी तरह की दिखती हैं, ओके। हाँ, तो ऐसे ही फलियां होती है, आप सब भी देख सकते हैं, गुंजा सीड्स कुछ इसी तरह से दिखती है, और इन्हीं सीड्स को यहाँ पे यूज किया जा रहा है, ठीक है। मैं इसके बारे में थोड़ी और जानकारी आपको नेक्स्ट सेशन में दूंगी। हाँ, तो फिर ये गुंजा सीड्स ही हैं। गुंजा सीड्स की भी स्पीसीज होती होंगी ऑब्वियसली, मैंने प्रॉपर रेड दिखी है, ये इसमें थोड़ा सा ब्लैक भी है, तो यस इनका यूज यहाँ हो रहा है। ओके, प्लीज यहाँ कॉइन्स देखिए आप लोग, ये पंच्ड मार्क कॉइन्स, पंचिंग, एक मिनट रुक जाइए, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब ये कॉइन्स का कोई रेगुलर शेप नहीं है, राइट, यहाँ पे कोई भी रेगुलर शेप आप नहीं देख सकते हैं। तो ये बनाए कैसे गए भाई ऐसे? एक्चुअल में क्या है ना, जो रॉ मटेरियल है, चाहे वो सिल्वर है चाहे वो गोल्ड है, उसके लिए एक फ्रेम तैयार किया जाता था, सांचा, ठीक है, जैसे कि रेक्टेंगल शेप का जनरली वो होता था, जो सांचा होता था, और उसमें उस सिल्वर को डाल देंगे। जब वो सिल्वर मतलब काफी ठंडा हो गया है, लेकिन बिल्कुल प्रॉपर मैनर में वो ठंडा नहीं हुआ है, हम कह सकते हैं वो गर्म और ठंडे के बीच के टेम्परेचर पे है, उस समय एक हैमर होगा, और उस हैमर के ऊपर वो पर्टिकुलर जो भी स्ट्राइक करना है डिजाइन वो होगा, एंड फिर उसके ऊपर इस तरह से स्ट्राइक किया जाएगा, पंच किया जाएगा उस कॉइन के ऊपर। अब क्या होता है, ये कॉइन बना लिया, इस कॉइन को हम गुंजा सीड्स को साइड में रखकर तोलेंगे। अगर ये ज्यादा है तो हम इसके साइड से इसके पार्ट्स को कट करेंगे। तो एक्चुअल में जो ये आप देखते हो ना, ये चीज, ये क्या है, ये जो कॉइन है ये स्टैंडर्ड कॉइन से ज्यादा वेट का था, इसी वजह से इसको कट करके साइड से, एंड फिर इसको प्रॉपर स्टैंडर्ड साइज का एज वेल एज स्टैंडर्ड वेट का बनाया गया है। इसी वजह से आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे यहाँ पे शेप्स जो होते हैं वो कंप्लीट शेप्स नहीं होते हैं। जब हैमर मारा गया था तो वो कंप्लीट एक सिंबल उसके ऊपर लगा था, लेकिन क्योंकि टूटा
क्योंकि उसको साइड से तोड़ा गया है, इसी वजह से वो कंप्लीट एक पिक्चर जो है वो आपको पॉइंट्स पर कभी कभी नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। जैसे जस्ट अ सेकेंड, ये देखिए, आप देख सकते हैं ये एक सिंबल आधा है, राइट, ये सिंबल भी हाफ है, तो ये सिंबल गए कहाँ, फ्लेक्स में चले गए, ठीक है। ओके, सो पंचमार्क पॉइंट्स को थोड़ा सा स्टडी करेंगे नेक्स्ट सेशन में बेटर तरह से। मोनिका, गुंजा सीड्स, एक सीड क्यों लेनी है हमें, हम लोग काउंट कर लेंगे ना। आप देख सकते हैं गुंजा सीड्स नियरली बराबर लग रही हैं, है ना। हम काउंट कर लेंगे कि 20 गुंजा सीड्स के बराबर जो वेट है वो होना चाहिए, ऐसे। अब आप पता है, आप सोच रहे होंगे कि गुंजा सीड्स ही क्यों, ऐसा दिमाग में नहीं आया कि यही क्यों, कुछ भी ले लेते, गेहूं ले लेते या कोई भी दूसरा सीड ले लेते, यही सीड्स क्यों, सोचिए क्यों। हम लोग क्या करते हैं, नहीं इजीली अवेलेबल की बात नहीं है शौविक, हम आएंगे उस पॉइंट पे, रुकिए 2 मिनट। द थिंग इज, हम लोग क्या करते हैं ना, हम यहाँ पे चेक करते हैं, हम यहाँ पे चेक करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करने वाले हैं हमने वो कॉइन्स लिए जो स्टैंडर्ड कॉइन्स हैं, उन कॉइन्स को हमने क्या किया, अलग अलग तरह की चीजों के साथ उनको वेट करके कंपेयर करने की कोशिश की। मैंने एक कॉइन लिया और ये जो कॉइन है इससे मैंने वो जो सीड्स है, जैसे मैंने गेहूं के सीड्स ले ली, गेहूं ले लिया मैंने, उसको मैंने वेट करके देखा, मैंने सोचा कि गेहूं ही यहाँ पे स्टैंडर्डाइज करने के लिए यूज किए जाते होंगे, लेकिन उसी गेहूं को जब मैंने दूसरे कॉइन्स के साथ यहाँ पे कंपेयर किया, मतलब दूसरे हायर डिनोमिनेशन के कॉइन्स के साथ कंपेयर किया, हायर डिनोमिनेशन को उसी मात्रा में गेहूं को बढ़ाकर जब उसके साथ कंपेयर किया तो वो फिट नहीं बैठ रहे, ठीक है। मैंने एक कॉइन है 1 रुपी का, मैंने उसमें थोड़ा और सिल्वर डालकर उसको 2 रुपी का कर दिया। 1 रुपी का जो कॉइन है उसको उसके हिसाब से जितने गेहूं थे उसका डबल गेहूं डालकर मैंने यहाँ पर 2 वाले के साथ कंपेयर किया, तो वो सेम नहीं आ रहे, उनका वेट जो है वो सेम नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे हर एक ऐसी चीज को क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं और रिजेक्ट कर रहे हैं, और ये बहुत हेक्टिक काम है। आज के समय में तो हमें सब कुछ मिला हुआ है, लेकिन न्यूमिस्मेटिक डिपार्टमेंट ने यहाँ पे बहुत लंबे समय से इस पर काम किया है, एंड तब फाइनली वो इस गुंजा सीड पर पहुंचे हैं कि गुंजा सीड्स हैं वो जिनको यहाँ पे जब इस तरीके से प्रोपोर्शनेट करके, इस तरह से प्रोपोर्शन करके एंड सब चीजों को कंपेयर किया गया, देन एक्चुअली दे डिसाइडेड कि गुंजा सीड्स आदि सीड्स जिनका यूज किया गया होगा, क्योंकि बाकी सबके साथ कंपेयर करके वो मैच हो ही नहीं रहा है, समझे। तो ये बहुत लंबी प्रोसेस है, आज तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है, बट न्यूमिस्मेटिक डिपार्टमेंट बहुत लंबे समय से इन सब चीजों पर काम कर रहा है, ठीक है। चलिए, सो नेक्स्ट सेशन में हम लोग थोड़ा सा पंचमार्क पॉइंट्स करेंगे एंड फिर हम पोस्ट मॉडर्न पीरियड की ओर